करते हैं, हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। अब इतिहास को दो तरीके से बांटा गया है। एक डेनमार्क के बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद हुए, डेनमार्क के एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुए, डेनमार्क के एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। और क्रिश्चियन थॉमसन ने ये कहा कि देखो इंसान ने तीन प्रमुख धातुओं का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो इंसान जब आया तो उसने स्टोन का यूज किया अर्थात पत्थर का यूज किया, फिर उसके बाद उसने कॉपर का यूज किया। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि इंसान के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, ह्यूमन के द्वारा सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा ह्यूमन ने सबसे पहले कॉपर का यूज किया था, ह्यूमन ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था और उसके बाद फिर जाकर के इंसान ने आयरन अर्थात लोहे का प्रयोग किया, आयरन अर्थात लोहे का उपयोग किया। तो इस आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने पूरे इतिहास को तीन भागों में बांटा। पहला हिस्सा जब इंसान पत्थर का उपयोग कर रहा है तो उसे पाषाण काल अर्थात स्टोन एज कहा। दूसरा हिस्सा जहां पर इंसान ने तांबे का प्रयोग किया उसे कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज कहा। और तीसरा हिस्सा जहां पर लोहे का उपयोग किया उसे आयरन एज कहा। अब आप कहेंगे ब्रॉन्ज क्यों? क्योंकि इंसान ने आगे जाकर सबसे पहले तो कॉपर और कॉपर के साथ वो टिन को मिक्स करने लगा था और इससे उसने एक नई धातु बनाई जिसे हम ब्रॉन्ज या कांस्य के नाम से जानते हैं। तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कांस्य युगीन सभ्यता है, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। क्योंकि वहां पर लोग कॉपर का उपयोग तो कर रहे थे लेकिन कॉपर के साथ साथ वो टिन को भी मिक्स करते थे जिस वजह से वहां ब्रॉन्ज बन जाता था। फिर आपने एक और बात सुनी होगी कि जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में इंसान ने लोहे का उपयोग करना भी सीख लिया था, आयरन का उपयोग करना भी सीख लिया था और वहां से भारत में लौह युग की शुरुआत हुई, वहां से इंडिया में आयरन एज की शुरुआत हुई। तो दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि इतिहास में तीन युग प्रणाली के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम इन द हिस्ट्री? हु इज द फादर ऑफ थ्री एज सिस्टम इन द हिस्ट्री? याद रखिएगा वो है क्रिश्चियन थॉमसन। याद रखिएगा वो है क्रिश्चियन थॉमसन। अब आते हैं उस वर्गीकरण की जो हम पढ़ते हैं। अब इतिहास का जो दूसरा वर्गीकरण है ये किसके आधार पर था? तो इतिहास का ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये मेटल के आधार पर था, ये धातु के आधार पर था। लेकिन जो वर्गीकरण आप और हम पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन आप और हम पढ़ते हैं, यह साक्ष्यों के आधार पर होता है, यह एविडेंस के बेसिस पर होता है कि साक्ष्य लिखित है कि पुरातात्विक है, जो एविडेंस है वो रिटन है या आर्कियोलॉजिकल है। अब रिटन है तो क्या हमने उसको डिसाइफर किया है, क्या हमने अब तक उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इस आधार पर साक्ष्यों के आधार पर बेस्ड ऑन द एविडेंस हम हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला हिस्सा है प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री, दूसरा हिस्सा है आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड। अब ध्यान दीजिएगा जो प्राग ऐतिहासिक काल है अर्थात जो प्री हिस्ट्री है, यह इतिहास का एक ऐसा चरण था जब हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। पूरी की पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है स्टोन एज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। अब पाषाण काल की पूरी जानकारी, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, हमें सारी इंफॉर्मेशन, हमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। तो याद रखना, मानो इतिहास का एक ऐसा कालखंड, मानो इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड जिसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, देयर इज नो रिटन सोर्स अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्री। ये ना एक खतरनाक सा रीजन है, एक खतरनाक सा क्लासिफिकेशन है, वो इसलिए कि इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, रिटन एविडेंस अवेलेबल है, मतलब आपको दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है लेकिन अब तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन अब तक हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल बट बिकॉज़ ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज़ ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज वी कुड नॉट डिसाइफर देम। ये इतिहास का एक ऐसा समय है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है पर हमारे ज्ञान के अभाव के कारण हम अब तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, हम अब तक उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहरें हैं, जो हमको सील्स मिली हैं, मोहरों से हमें उनकी लिपि की जानकारी मिली है, सील से हमें उनकी स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन मिली है। पर दोस्तों अब तक हम उस जानकारी को पढ़ नहीं पाए हैं, अब तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। जानकारी मिली है पर अब तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अब तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है बट हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है तीसरा ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा है ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड। देखो ध्यान देना, यह इतिहास का एक ऐसा कालखंड है, यह हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ उनको मिला भी लिया है। ये हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल और जो रिटन एविडेंसेस हैं उन्हें हमने डिसाइफर भी कर लिया है। सामान्यतः जो उत्तर वैदिक काल का समय है, जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। कुछ किताबें कहती नहीं, जब भारत में महाजनपद काल आया अर्थात इंडिया में 600 बीसी के बाद महाजनपद काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है, महाजनपद पीरियड से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।